जी अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स चैनल। स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 के लेक्चर 8 तक हमने मुकम्मल किया, जिसमें लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने सीखा टॉर्क प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट, उसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए आज हम एक डिवाइस जो है वो पढ़ने लगे हैं, जो है हमारे पास गैल्वानोमीटर। स्टूडेंट, ये हमारे इस लेक्चर सीरीज़ का, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 बनेगा। इससे पहले के लेक्चर मेरे चैनल के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनमें मैंने आपको डिटेल के अंदर जो है वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एम्पेयर्स लॉ, ठीक है, इसके अलावा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ई और एम रेशो, और फिर सी आर ओ, ठीक है, ये सब टॉपिक हमने वन बाय वन कवर किए। फिर उनके न्यूमेरिकल्स, उनके एम सी क्यूज़, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस हमने जो है वो भी सीखें। अब स्टूडेंट, अगर हम इस टॉपिक को देखें तो हमारे पास गैल्वानोमीटर स्टूडेंट्स एक ऐसी डिवाइस है स्टूडेंट, जिससे हम डिटेक्शन ऑफ करंट करते हैं। किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर करंट मौजूद है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स गैल्वानोमीटर। एक बात क्लियर रखिएगा कि गैल्वानोमीटर आपको एग्जैक्ट अम्पेयर्स, यानी कि करंट का जो यूनिट अम्पेयर है, एग्जैक्ट अम्पेयर्स आपको नहीं बता सकता, बल्कि सिर्फ आपको ये बताता है कि करंट है या नहीं है, और कम तादाद में है या फिर ज़्यादा तादाद में है। एग्जैक्ट अम्पेयर्स हम लोग इससे मालूम नहीं करते। ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जैक्ट अम्पेयर्स मालूम करने के लिए हम लोग एम मीटर यूज़ करते हैं, जो कि हम गैल्वानोमीटर से ही आगे बनाते हैं, और हम उसको भी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल इसका पढ़ें तो प्रिंसिपल है जी कि टॉर्क इज़ प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने पिछले टॉपिक में स्टूडेंट्स सीखा कि अगर हम कोई ऐसा कंडक्टर लें जिसमें करंट फ़्लो कर रहा हो, कोई ऐसी कॉइल लें, कोई ऐसी वायर लें जिसमें करंट फ़्लो कर रहा हो, और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो हमने पिछले टॉपिक में देखा कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से उस पर जो उसकी ऑपोजिट फेसेस होते हैं, जो दो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, वहाँ पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं। एक फ़ोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होती है और एक फ़ोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो कॉइल, उस कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वो कॉइल रोटेट करती है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और उस टॉर्क का फार्मूला भी हमने सीखा स्टूडेंट्स, और उस टॉर्क का फार्मूला हमने सीखा टॉ इज़ इक्वल्स टू NIAB। ठीक है, यहाँ पे मैं मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहा हूँ। वैसे तो फार्मूले के अंदर कॉज अल्फ़ा भी एंड पे आएगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क की हम बात करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क तब आता है जब अल्फ़ा 0 डिग्री हो, तो कॉज 0 डिग्री 1 हो जाता है। तो ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले इसकी डायग्राम कि गैल्वानोमीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और उनका फंक्शन क्या है वो अगर हम समझें, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास ये एक यू शेप का मैग्नेट होता है, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, और इसके जो स्टूडेंट्स पोल्स होते हैं ये कनकेव शेप के होते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्थ और साउथ को देखें तो ये कनकेव शेप के हैं, यहाँ से देखें ये, और इस साइड से भी देखें तो ये कनकेव शेप के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक यू शेप का मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं जिसके जो पोल्स होते हैं वो कनकेव शेप के होते हैं। अब कनकेव शेप की रीज़न क्या है, तो इसकी रीज़न भी हमें पता होनी चाहिए। हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कनकेव शेप मैग्नेट है, इसकी रीज़न ये होती है कि देखें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं स्टूडेंट्स, वो अगर बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो कि आगे पड़ी हुई इस कॉइल में से पास ही नहीं करेंगी। तो
हम चाहते हैं कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलें वो सारी की सारी जो है वो कंसनट्रेटेड हों, सारी की सारी जमा हों किसके ऊपर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई इस कॉइल के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम इस मैग्नेट को क्या बना देते हैं, कनकेव शेप का। ठीक है, कनकेव शेप बनाने से स्टूडेंट्स फ़ायदा ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स एक तो रेडियल होगा, ठीक है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। देखें, अगर ये पोल स्ट्रेट होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती, लेकिन जब हम कनकेव बना देते हैं स्टूडेंट तो यहाँ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जब यहाँ से निकलेगी स्टूडेंट तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी, क्योंकि अगर इस तरह जाती और यहाँ से एक और जाती तो यहाँ पे लाइंस क्रॉस कर जाती। स्टूडेंट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी, अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 6 देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो सेम इसी तरह स्टूडेंट याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो फिर ये कैसा बिहेवियर शो करेंगे कि ये जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी तो वो कुछ ऐसे ही बनेंगी, यानी कि वो अपने आप को यहाँ पे कर्व कर लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये शो कर देता हूँ, और ये जो दरमियान वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी स्टूडेंट्स ये इस तरह स्ट्रेट चली जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स देखें, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कर्व होने की वजह से वो सारी के सारी इस सर्कुलर शक्ल के रेडियस की तरफ बन रही हैं। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कॉइल फिर पड़ी होगी स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कॉइल, सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे ही एक्ट कर रहा होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम एक कनकेव शेप मैग्नेट लेते हैं ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हासिल कर सकें। तो इसका आंसर आप, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखेंगे कि कनकेव शेप मैग्नेट इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम क्या हासिल कर सकें, अ स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रखते हैं हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो मेटालिक वायर होती है बेसिकली, ये अंदर आपको मैंने ब्लू कलर की शेप में कॉइल दिखाई है, इसको स्टूडेंट हम बंद कर देते हैं एक आयरन के कोर के अंदर। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि वाई आयरन कोर इज़ यूज्ड। ठीक है, तो उसकी रीज़न स्टूडेंट आप याद रखें। देखें, अगर आयरन ना यूज़ किया जाए तो नॉर्थ और साउथ के दरमियान यहाँ पे मौजूद होगी एयर। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे पास एयर है ना, इसकी परमेबिलिटी यानी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एयर अपने में से पास होने देता है, एयर की परमेबिलिटी स्टूडेंट्स बहुत कम होती है, यानी कि ये बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पास होने देगा। लेकिन आयरन स्टूडेंट्स एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं स्टूडेंट जिनकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ही यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, वेरी नेक्स्ट टू द पोल फेसेस, वहाँ पे हम जो है वो आयरन को रख देते हैं। अब आयरन की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से सभी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो आयरन में से पास होके किस पे एक्ट करना शुरू हो जाएंगी, कॉइल में से। इस तरह एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट करेगा हमारी कॉइल के ऊपर। और स्टूडेंट याद रखिएगा, हम मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। हमारा इस टॉपिक के अंदर हम कोशिश ही यही करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, कुछ और चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से हम इस डिवाइस को और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो आगे हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो एक कॉइल जिसको हमने बंद किया होगा आयरन कोर के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स आप बाकी जो चीज़ें देखते हैं वो ज़रा यहाँ पे आप देखें, ये आपके लिए बेस्ट डायग्राम होती है इसको समझने के लिए। स्टूडेंट्स देखें, आपको यहाँ पे ये एक हेलिकल स्प्रिंग नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको हमने ई से लिखा है। ये स्प्रिंग आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो है वो वायरिंग से नज़र आ रहा है, ये हमने एक हेलिकल स्प्रिंग लगाया हुआ है। ठीक है, ये रेड कलर की जो वायरिंग है स्टूडेंट्स, ये हमारी वो जो है वो कॉइल है,
और जो ब्लैक कलर का रिंग आपको नज़र आया वो हमारे पास बेसिकली कौन है, आयरन कोर है। इस आयरन कोर के अंदर हमने इस वायर को फिट किया होता है। ये रेड कलर की हमारी जो कॉइल है या वायर है उसको हमने फिट किया होता है। एक एंड से स्टूडेंट्स करंट एंटर होगा, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये इस एंड से करंट एंटर हुआ, ये वायर इसके अंदर लगी हुई है इस तरह, और दूसरे एंड से ये करंट आउट हो रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो टर्मिनल होता है ये एज अ वन करंट लीड इस्तेमाल होता है, यानी कि एक साइड से करंट एंटर को करवाता है, जबकि ये जो हमारा एंड होता है ये एक सेकेंडरी करंट लीड के तौर पे, यानी कि एक सेकंड टर्मिनल इस्तेमाल होता है जो कि करंट को आउट करवाने में मदद करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर ये एक नीडल लगी होती है, ठीक है। ये आपको नीडल नज़र आ रही है। जब करंट पास करेगा तो ये नीडल इस तरह रोटेट करेगी, ठीक है। और इसका रोटेट करना ही बताता है कि जो है वो जो भी हमने वायर जोड़ी है उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये नीडल मूव करती है और ये नीडल के सामने हमने एक स्केल एडजस्ट किया होता है जहाँ पे हम एंगल मेजर करते हैं कि कितने एंगल तक जो है वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। अब स्टूडेंट जो हेलिकल स्प्रिंग है उसका काम क्या है, यहीं से हमें बेसिकली इसकी डेरिवेशन जो है वो मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम अगर इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया कि जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को, वायर को, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं जैसा हमने यहाँ पे किया, तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और वो टॉर्क की इक्वेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखी, टॉ इज इक्वल्स टू नाब कॉज अल्फ़ा, लेकिन कॉज अल्फ़ा यहाँ पे हमने मैक्सिमम टॉर्क की वजह से ख़त्म किया। स्टूडेंट इसके बाद देखें जब ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अगर हम देखें, हमने पढ़ा कि मैथ में सिस्टम के अंदर भी कि अगर हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम में मैथ को जो है अगर हम उसको एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, जो एक्सटेंशन स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये मैंने उसकी इक्वेशन भी लिखी है कि जब हम एक्स यानी कि एक्सटेंशन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो फिर आपको पता है हुक्स लॉ ने ये कहा था कि उस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है एक्स के। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हुक्स लॉ ने आपको कही थी कि जब भी हम किसी भी बॉडी में एक्सटेंशन यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसी के ऑपोजिट एक रीस्टोरिंग फोर्स आती है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होती है और डायरेक्शन में वो ऑपोजिट होती है। तो ये था स्टूडेंट हमारी लीनियर मोशन के अंदर ऐसा होता है। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने टॉर्क प्रोड्यूस किया इस कॉइल के अंदर, तो जब टॉर्क स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होगा, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स तो इसकी वजह से ये जो हेलिकल स्प्रिंग है स्टूडेंट्स ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्रेस हो जाएगा। अब जितना स्टूडेंट्स टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतनी ही ज़्यादा ये नीडल रोटेट करेगी। लेट्स सपोज ये नीडल रोटेट करके इस पोजीशन पे अगर आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारे पास है ट्विस्टिंग एंगल, ठीक है, कि जो हमारी नीडल है वो कितना रोटेट की है अपनी पहली वाली पोजीशन से, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स ट्विस्टिंग एंगल। स्टूडेंट जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अब देखें सबसे पहले आपने करंट अप्लाई किया, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, जो आपका स्प्रिंग है हेलिकल स्प्रिंग वो कंप्रेस हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे यही जो हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग है ये क्या करेगा, फिर रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा, यानी कि ये अपने आप को दोबारा से एक्सपेंड करेगा, ठीक है, और इस नीडल को वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करेगा। लेकिन स्टूडेंट ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसकी मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एंगल थीटा के, ट्विस्टिंग एंगल के। जितना ज़्यादा ट्विस्ट पैदा होगा उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क आपको चाहिए ताकि इसको वापस लेके आ सकें। देखें इस इक्वेशन को आपने देखने की कोशिश करना है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है,
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लीनियर मोशन की इक्वेशन है। अगर हम एंगुलर मोशन में देखें तो फोर्स का एनालॉगस कौन है, टॉर्क, और एक्स का जो एनालॉगस है वो होता है थीटा। लीनियर मोशन में एक्स इस्तेमाल होता है तो एंगुलर मोशन में थीटा इस्तेमाल होता है। और स्टूडेंट यहाँ पे जो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है वो होता है सी। ठीक है, ये बात यहाँ पे मैंने लिखी है, देखें। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट सी है, ठीक है, उसको मैंने बोला हम बोलते हैं ट्विस्टिंग कांस्टेंट बोलेंगे। सी को हम बोलेंगे ट्विस्टिंग कांस्टेंट, और थीटा जो है वो ट्विस्टिंग एंगल है। तो स्टूडेंट ये जो ट्विस्टिंग कांस्टेंट सी है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट मैंने लिखी है कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट। कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट। देखें यहीं से आप ज़रा गौर करें कि मैं अगर सी को इस फार्मूला से अलग करना चाहूँ तो सी का जो मैथमेटिकल शक्ल बनेगी स्टूडेंट वो ये बनेगी। ठीक है, तो ऊपर कौन है, टॉर्क। बेसिकली तो इस कॉइल के अंदर कपल प्रोड्यूस होता है ना, दो ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस लगती हैं। तो कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट यानी कि 1 रेडियन एंगल के लिए, 1 रेडियन एंगल के लिए कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग कांस्टेंट सी बोलते हैं। तो कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट, यूनिट ट्विस्ट का मतलब कितना एंगल अगर हो 1 रेडियन प्रोड्यूस हुआ है तो कितना टॉर्क उस टाइम प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग कांस्टेंट। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जो ट्विस्टिंग कांस्टेंट सी है ये लेंथ के इन्वर्सली है, एरिया के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि नेचर ऑफ मेटेलिक वायर पे भी ये डिपेंड करता है कि मेटेलिक वायर कौन सी है, कॉपर की है, एलुमिनियम की है, किस चीज़ की बनी हुई है। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लें। ये मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा, ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। इनको आप कंपेयर करें स्टूडेंट्स। हमने कंपेयर करने के बाद ये शक्ल बना ली है। अब स्टूडेंट देखें, जब ये शक्ल आपने बना ली तो इसमें से स्टूडेंट अगर मैं करंट आई को इधर ही रहने दूं और बाकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लूँ तो ये मैंने वैल्यू लिख ली। स्टूडेंट ये जो सी ओवर नैब है, NAB, ठीक है, सी ओवर नैब जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है और सी ट्विस्टिंग कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। स्टूडेंट जब हम इस कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि ये नीडल कितना एंगल बनाएगी ये किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। देखें अगर गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो, अगर उस सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है तो गैल्वानोमीटर की नीडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट नहीं होने वाली, कोई एंगल नहीं बनेगा। जितना ज़्यादा करंट उस सर्किट में मौजूद होगा गैल्वानोमीटर की नीडल उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से नीडल के घूमने से यानी कि थीटा के बनने से हम चेक करते हैं कि करंट है या नहीं है, और अगर है तो वो क्या कम अमाउंट में है या फिर ज़्यादा अमाउंट में है उस सर्किट के अंदर जिसका हम करंट चेक करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एक डेफिनेशन हमसे पूछी जाती है कि सेंसिटिव गैल्वानोमीटर क्या होता है। ठीक है, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर क्या होता है। ठीक है, चलें यहाँ पे हम सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इसको लिख लेते हैं। ये मैंने इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी है स्टूडेंट, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर क्या होता है, और फिर हम सेंसिटिविटी को भी जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। स्टूडेंट सेंसिटिव गैल्वानोमीटर क्या होता है कि मोस्टली जो हमें गैल्वानोमीटर स्टूडेंट्स मिलते हैं, ठीक है, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के अंदर देखें हम जब बहुत कम अमाउंट का करंट फ्लो करवाते हैं तो गैल्वानोमीटर एक बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक है, तो ऐसे गैल्वानोमीटर्स को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं सेंसिटिव गैल्वानोमीटर्स, यानी कि वो गैल्वानोमीटर्स जो कि बहुत थोड़े करंट के लिए एक बड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करें, बड़ा एंगल बनाएं, ऐसे गैल्वानोमीटर्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सेंसिटिव गैल्वानोमीटर्स। ये आपने डेफिनेशन इसमें लाजमी याद करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी का यही शक्ल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, I=C/nab/थीटा, ये मैंने लिखी है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं थीटा पे डिवाइड कर रहा हूँ आई को, ठीक है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा nab/c। स्टूडेंट
थीटा यानी कि डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट हुई है नीडल, पर यूनिट करंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जी करंट, ठीक है करंट आएगा क्योंकि नीचे तो आई है जी। तो स्टूडेंट देखें ऊपर है थीटा, थीटा यानी कि डिफ्लेक्शन, कितना एंगल बना, पर यूनिट करंट यानी कि थीटा ओवर आई की रेशो, स्टूडेंट थीटा ओवर आई की रेशो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स है ये हमारे पास क्या है, बेसिकली सेंसिटिविटी की वैल्यू होती है जो कि किसके बराबर होती है, थीटा ओवर आई के। तो थीटा ओवर आई को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, और ये बराबर होती है NAB ओवर C के। अब बारहा ये क्वेश्चन पूछा गया है, बारहा ये MCQ आता है कि हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया कि किसके बराबर है, NAB ओवर C के। तो सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट हम जो ऊपर वाली टर्म है NAB इसको इंक्रीज़ करते हैं, जबकि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है यानी कि ट्विस्टिंग कांस्टेंट है C, इसको हम डिक्रीज़ करवाते हैं, ठीक है। यानी कि हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, एरिया को बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, या फिर जो C है उसको कम करेंगे। लेकिन स्टूडेंट आगे मैंने नोट में लिखा है कि वी ओनली इंक्रीज़ B, यानी कि हम सिर्फ क्या इंक्रीज़ करते हैं, B इंक्रीज़ करते हैं, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग NA और डिक्रीजिंग C रेजिस्टेंस इंक्रीज। स्टूडेंट्स अगर हम A बढ़ाते हैं तो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये देखें A बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो C बढ़ जाएगा, ठीक है, A बढ़ाएंगे तो C बढ़ जाएगा, और C हमने बढ़ाना ही नहीं है क्योंकि C को हमने क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। तो A हम नहीं बढ़ाते, फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो इसके लिए हमने वायर की लेंथ बढ़ा दी, हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए हमें वायर की लेंथ बढ़ाई, लेंथ बढ़ाने से हमारी जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसी तरह अगर हम C को डिक्रीज़ करते हैं स्टूडेंट्स तो C को डिक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि C को डिक्रीज़ करने के लिए आपको लेंथ को बढ़ाना होगा, और लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है। तो हम बाकी फैक्टर स्टूडेंट्स नहीं चेंज करते हैं, हम बेसिकली किसको चेंज करते हैं, B को, और उसको मैंने आपको बताया कि कैसे हम चेंज करते हैं। हम कनकेव शेप मैग्नेट पहले ही इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आयरन कोर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम जो है वो डिफ्लेक्शन की बेस पे करंट की डिटेक्शन करवाते हैं। इसमें स्टूडेंट कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। हमारे पास एक और गैल्वेनोमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे इस टॉपिक के अंदर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं कि जब हम गैल्वेनोमीटर में से फ़्लो करने वाला करंट जो है वो बंद कर देते हैं तो उसकी नीडल जो है वो एकदम से वो रुकती नहीं है, अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आती, वो बहुत देर तक जो है वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो है वो मूव करती रहती है, ठीक है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको नेक्स्ट रीडिंग तब तक आप नहीं ले सकते जब तक नीडल नहीं रुकेगी। या फिर ये भी होता है स्टूडेंट कि अगर हम करंट दोबारा अप्लाई करें तो नीडल जो है वो शूट कर जाती है, अपनी फाइनल पोजीशन से भी बियॉन्ड चली जाती है, यानी कि जो नीडल है वो अपनी जो फाइनल पोजीशन है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो वो फाइनल पोजीशन हमारी या तो ये है, ठीक है, या फिर ये बन सकती हैं, ठीक है। तो ये जो नीडल है ये बहुत ही जो है ज़ोर से जाके इस अपनी फाइनल पोजीशन से भी आगे चली जाती है, और आगे जो फ्रेम लगा होता है उसके साथ टकराती है, जिसकी वजह से नीडल जो है वो टूटने का ख़तरा होता है। तो ये दो प्रॉब्लम होते हैं हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर। अब इस गैल्वेनोमीटर को स्टूडेंट्स, इस तरह के गैल्वेनोमीटर को हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं, यानी कि हम नीडल को मीन पोजीशन पे आर्टिफिशियल तरीके से लेके आते हैं, और एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल तरीके से इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया हो, उस गैल्वेनोमीटर को स्टूडेंट हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर,
जो कि जैसे ही आप करंट बंद करेंगे उसकी नीडल फटाफट रेस्ट पे आ जाएगी, और अगर आप करंट दोबारा फ्लो करवाएंगे तो उसकी जो नीडल है वो अपनी जो फाइनल पोजीशन है उससे बियॉन्ड नहीं जाएगी। ऐसे गैल्वानोमीटर को हम स्टूडेंट बोलते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर। इसके बाद स्टूडेंट एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपकी बुक में जो थीटा मेजर करने के 2 एंगल हमें बताए हैं, वो एंगल मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम मेजर करते हैं। स्टूडेंट एक हमारे पास है, पहला मेथड होता है मिरर के थ्रू जो हम एंगल मेजर करते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास एक मिरर आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट किया ये जाता है कि सबसे पहले हम जब हमने वो सर्किट जो कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा है या चेक करना है कि करंट नहीं फ्लो कर रहा है या कर रहा है, हम उसको कनेक्ट करने से पहले इस मिरर के ऊपर लाइट गिराते हैं और वो लाइट रिफ्लेक्ट करके इस स्केल के ऊपर किसी न किसी पोजीशन पे टकराती है और हम वहाँ पे उसको मार्क कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जब हम उस सर्किट को जोड़ेंगे गैल्वानोमीटर के साथ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये कॉइल रोटेट करेगी जिसकी वजह से इसके साथ जुड़ा हुआ ये मिरर भी रोटेट करेगा और कुछ नई पोजीशन नई शक्ल में चला जाएगा। अब फिर हम दोबारा से क्या करते हैं कि इसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं। अब लाइट जब टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी तो वो किसी डिफरेंट पोजीशन पे स्केल के ऊपर जाके जो है वो अपना स्पॉट बनाएगी। तो इस तरह हम मेजर करते हैं कि पहले जहाँ पे लाइट टकराई थी और अब जहाँ पे लाइट टकरा रही है, इस दौरान कितना एंगल जो है हमें स्केल के ऊपर नज़र आया। तो इस तरीक़ाकार को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लैंप स्केल मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हम लैंप एक लाइट की मदद से स्केल के ऊपर एंगल जो है वो मेजर करते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा गैल्वानोमीटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको आप लाजमी तैयार करें। इंशाल्लाह हम इसके बाद गैल्वानोमीटर की मॉडिफिकेशन सीखेंगे, जिससे हम गैल्वानोमीटर से एमीटर, वोल्टमीटर और ओहममीटर जो है वो बनाना सीखेंगे।